वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट योर क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया था आज के पेपर में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले निर्वात का अर्थ होता है बिना वायु का। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है मैं आप लोग के बीच बताता हूँ 3 × 10⁸ अब देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस होता है इसमें मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड होता है ये। तो इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसका यूनिट पर। तो देखिए मीटर पर सेकंड रखना चाहिए। देखिए सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन देखा जाए वाला, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में ही होती है, निर्वात में ही होती है। और प्रकाश की चाल अपवर्तनांक का उल्टा होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है जिसे म्यू से डिनोटेड करते हैं वह जीरो होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखेंगे वायु में भी प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ होता है। क्लियर है। और सबसे ज़्यादा जो होती है वह निर्वात में होती है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है। द इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फ्रेंड्स फोकस दूरी के व्युत्क्रम को प्रकाश की लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देख इसका मैं ऐसा ही मात्रक निकालता हूँ। तो पी इक्वल टू 1/f लिख दिया फ्रेंड्स। अब देखिए फोकस का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। अब देखिए एम का उल्टा क्या होता है, एम इन्वर्स। अब एम इन्वर्स को ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि एम इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं डी। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। क्लियर है। अगर मीटर इन्वर्स भी होता ना फ्रेंड्स तो वो भी हो सकता था आंसर, लेकिन वो नहीं है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो फ्रेंड्स दृष्टि क्षेत्र का अर्थ होता है जो विस्तार पूर्वक फैलता है लेकिन किसी वस्तु को छोटा इमेज बनाता है। तो फ्रेंड्स देखिए समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो ये हो नहीं सकता है। अवतल दर्पण फ्रेंड्स बराबर छोटा एवं बड़ा बनता है, लेकिन अगर उत्तल में ध्यान देखें तो हमेशा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो छोटा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है, किसी एक ही वस्तु पर एक ही बिंदु पर ये बनता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो सबसे पहले डायग्राम याद रखेंगे। क्लियर है। ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी, ये सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगाना होगा? ऋणात्मक। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, इसका रीजन होगा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानिए अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अर्थात प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर गमन करते हैं उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसी माध्यम को बोलते हैं अपवर्तन का नियम। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसमें। और इसमें पहला रूल ये होता है, इसमें साइन आई, यानी कि साइन आई कीजिए और साइन आर कीजिए, दोनों आपस में बराबर होता है। क्लियर, जिसे हम लोग अस्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मानव नेत्र, ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जब भी विभिन्न दूरियों रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा समंजन क्षमता। इसे क्या बोलते हैं सर? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के निकट बिंदु का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स नेत्र के निकट बिंदु का जो मान होता है, देखिए सबसे पहले होता है निकट, तो निकट बिंदु का जो मान होता है वह याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ को हम लोग बोलते हैं दूर भी बोलते हैं, इसका होता है इन्फिनाइट, यानी अनंत होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्छावी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पच्छावी पेशियों के दुर्बल होने से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अर्थात दोनों होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट और दूर दोनों होती है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर एक्यूरेट आंसर अगर होगा तो जरा दृष्टि दोष होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो फ्रेंड्स दोनों होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयुक्त चश्मा होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के दृष्टिपटल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेटिना। और किसी वस्तु का जो रेटिना बनता है वो आंखों पर बनता है, जो वह वास्तविक बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, वास्तविक बनता है, और वह वास्तविक के साथ साथ वह उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। क्लियर है? और हमारे शरीर के ऑप्टिक नर्व जिसे दृक तंत्रिका बोलते हैं, वो हमें सीधा प्रदान करता है देखने के लिए। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। और ये कूलम जो होता है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? और तो और मैं आप लोगों को बता देता चाहता हूँ, क्यू का जो फार्मूला होता है IT होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? IT होता है। क्लियर है? और एक और फार्मूला होता है Q=NE होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ए मीटर बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं, तो इसको बोलते हैं ए मीटर से। और इसको जो डिनोटेड करते हैं हम लोग ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? ए लिखते हैं। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स इसे याद रखेंगे आप लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में, जिससे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से मापते हैं हम लोग विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच को। क्लियर है? और ग्लैनोमीटर किसी भी मोटर में धारा की दिशा को बताता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट करता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? यह बंद वक्र होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ चाहता हूँ, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होता है, जिसमें आपका एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है। क्लियर है? और इसमें याद रखिएगा, यह केवल नॉर्थ दिशा की ओर गमन करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह नॉर्थ दिशा, यानी कि उत्तरी ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करता है। और इसी वजह से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके लिए दो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पवनों का जो न्यूनतम वेग होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो याद रखें, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिख रहा, अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स अभिक्रिया पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए ZnO + C समीकरण लिख रहा है, Zn + CO में अब क्या हो रहा है। तो देखिए आप लोग को मैं सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, ये फ्रेंड्स कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है। क्लियर है? अब कार्बन से अभिक्रिया करके सबसे पहले ये जिंक बनाता है। क्या बनाता है? ये जिंक बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग याद रखिएगा ना, देखिए इसमें C था, इसमें क्या आ गया, CO आ गया, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। देखिए कार्बन यहाँ पे अकेले था, यहाँ पे CO हो गया। क्लियर ना? तो जिसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है उसे बोलते हैं उपचयन। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो C में उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये C में उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया, C में क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा। तो राइट आंसर होगा C में उपचयन हो रहा है। क्लियर है? और उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होता है। क्लियर है? इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या ये? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्सर्जन यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे फ्रेंड्स कार्बन को हम लोग जलाते हैं, यानी कोयला को हम लोग जलाते हैं C+O2, तो ये निर्माण क्या होता है? CO2 का। अब इसके साथ साथ ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेज में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस डाली जाती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन गैस। यानी आप लोग चिप्स खाते हैं ना, तो आप चिप्स का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस का पैसा देते हैं। याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटा एसिड का उदाहरण है। तो एंटा एसिड उसे कहते हैं जो अपच बोलते हैं। ठीक है, अपच के लिए तो इसका होगा मिग ऑफ मैग्नीशिया भी होगा फ्रेंड्स, और बेकिंग सोडा भी होगा। यानी इसका अगर राइट आंसर अगर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में मारना है तो उपयुक्त सभी मारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिए होगा। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र हम लोग जानना चाहेंगे, तो इसका होता है MgOH का होल 2 होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इमली आप लोग जब खाते हैं तो टार्टरिक होता है, यानी कि टार्टरिक अम्ल हो गया। इसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम लवण का परिवार होता है। तो फ्रेंड्स सोडियम लवण का जो परिवार होता है, लवण लवण आप लोग देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी हो गया, सोडियम सल्फेट भी हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो दोनों हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? दोनों हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आप लोग एक्स्ट्रा बताता हूँ, अगर देखिए ये Na2 है, फिर SO4 है। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स इसमें 10H2 आ जाता है, ठीक है, तो अगर किसी भी लवण में अगर जल की मात्रा बढ़ती है, जैसे इसमें 10H2 आ रहा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH का उपयोग होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहें NaOH का नाम क्या होता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्लियर है? जिसका pH मान होता है 14। ठीक है, अब कोई इसमें हम लोग 14 क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानना चाहेंगे क्षारक होता है। क्या होता है? ये क्षारक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पकड़ना चाहेंगे इसमें क्षारक कौन है। तो ऑप्शन नंबर अगर सी पे ध्यान देंगे आप लोग, तो क्या लिखा? साबुन अपमार्जक। ये फाइनली तब ये क्या है? क्षारक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? साबुन तथा अपमार्जक में। कहाँ करते हैं? साबुन तथा अपमार्जक में। अब फ्रेंड्स आप लोग को बताना पड़ेगा साबुन क्या होता है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन उच्च वसा अम्लों, साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे सोडियम लवण के लवण होते हैं, जैसे COO Na+ होते हैं। क्लियर है? ये साबुन होते हैं। और अपमार्जक होते हैं ना, उच्च वसा अम्लों के सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं, और ये कार्बोनिक अम्ल होता है। यानी कि देखिए अपमार्जक में यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स SO3- होगा। क्लियर है? और Na+ होगा, याद रखेंगे इसमें। इसमें फ्रेंड्स देखिए साबुन में कार्बनिक होता है, इसमें सल्फोनिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताया आप लोगों को। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक होता है। तो फ्रेंड्स उष्मा का कुचालक जो होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो लीड और मरकरी दोनों हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? लीड, जिसे हम लोग बोलते हैं लीड। लीड यानी शीशा हो गया, शीशा। लीड का सॉरी लीड का संकेत क्या होता है? PB, यानी शीशा बोलते हैं। और मरकरी को हम लोग बोलते हैं पारा, जिसे बोलते हैं Hg। ये दोनों उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कुचालक होता है। क्लियर है? और सबसे बढ़िया जो सुचालक होता है, वह सबसे बढ़िया जो उष्मा का जो सुचालक होता है वह होता है Ag। क्या होता है फ्रेंड? Ag यानी सिल्वर होता है, और सेकेंड में होता है कॉपर होता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में बताना चाहता हूँ आप लोग को, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? अम्लीय होती है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आ से अधातु होती है, आ से अम्लीय। देखिए अधातु, तो अगर आप लोग ध्यान देते हैं इस पर, देखिए आ से अधातु हो गया, और आ से यहाँ पे क्या लिख देंगे? अम्लीय। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? अम्लीय। यानी कि आप लोग क्या लिखेंगे इसको? अम्लीय। क्लियर है? लेकिन वही अगर धातु ऑक्साइड का बोलता तो क्षारीय लिखते। क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्लियर है? एग्जाम्पल है, अगर बोलने बोलता कि आप लोग इसका एग्जाम्पल लिखे, तो फ्रेंड्स CO2 का, जैसे कि आप लोग लिख सकते थे CO2 के लिए इसमें। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग से कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग के सामने देखता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? ये अम्लीय होगा। क्लियर है? और ये धातु ऑक्साइड बोलता है ना, तो उसका बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, उच्च अभिक्रियाशील धातु का समूह है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उच्च अभिक्रियाशील जो धातु होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोटासियम होता है। क्या होता है? पोटासियम होता है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आता है पोटासियम, उसके बाद आता है आप लोगों के सामने सोडियम आता है। क्या होता है? सोडियम। फिर आता है फ्रेंड्स कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। ये चार को आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आता है एल्युमिनियम। ये पाँचों को लगातार आप लोग याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखते हैं तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स? ए। देखिए सोडियम, सॉरी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। क्लियर है? तो ये हो गया ऑप्शन। और सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं उसे बोलते हैं सोना, यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, और प्लेटिनम हो गया। और ये सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होता है उसे हम लोग बोलते हैं नोबल धातु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नोबल धातु बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को बोलते हैं नोबल धातु। और ये अभिक्रिया जो है ना तो वायु से करता है, ना ही आपका जल से अभिक्रिया करता है। सिंपल याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और बीच में जो होता है, यानी कि बीच में जो कुछ होता है वह सल्फर होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, लोहा होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेबार किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सेनेबार, सबसे पहले आप लोग सेनेबार का सूत्र आप लोग को जानना चाहिए। तो सेनेबार का जो सूत्र होता है वह HGS होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? HGS। तो अगर आप लोग इसमें देखना चाहेंगे तो फार्मूला देखिए, Hg क्या होता है? पारा का होता है। तो Hg को पारा भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा और मरकरी दोनों बोलते हैं। तो ये जो धातु जो अयस्क है वह किसका है? ये मरकरी का हो गया। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता सेनेबार को बनाने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो भर्जन का यूज करते हैं। किसका करते हैं फ्रेंड्स? भर्जन का। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों करें भर्जन का, ये भी आप लोगों के सामने आंसर है, क्योंकि इसमें
इसमें सल्फाइड गैस का यूज हो रहा है। किसका कर रहा है? सल्फाइड गैस को। तो वायु की उपस्थिति में जब सल्फाइड गैस को गर्म किया जाता है तो उसे बोलते हैं वर्जन। तो फ्रेंड्स सीने बार किस धातु का गैस का, तो इसका आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं मरकरी। क्या वो लगा सकते हैं? मरकरी। और इसका अगर सूत्र बोलता है क्या होता है तो लिख सकते हैं आप लोग फाइनली दबे HGS। क्या लिख सकते हैं? HGS। ठीक है, इसे याद रखेंगे, मरकरी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेनॉन। और याद रखेंगे फ्रेंड्स पारा के जो मिश्र धातु होता है, देखिए एक होता है अयस्क। तो पारा के देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए पारा हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक होता है पारा के अयस्क। तो पारा के जो अयस्क होता है उससे हम लोग बोलते हैं HGS, यानी कि हम क्या बोलते हैं? सीने बार। हम लोग मैं डायरेक्टली सूत्र लिख देता हूँ HGS। ठीक है, देखिए HGS है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसका बोलता है मिश्र धातु, यानी कि पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। पारा के मिश्र धातु को हमेशा बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेनॉन कार्बन का यौगिक है जिसका परिक्रात्मक समूह है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट फंस गए थे। यानी कि देखिए ब्यूटेनॉन है तो इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो नॉन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? नॉन। तो नॉन किस में आता है? कीटोन में आता है। किस में आता है? कीटोन में आता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कीटोन का क्या होता है सूत्र, आप लोग को पता है? बिल्कुल, यानी कि फ्रेंड डबल बॉन्ड CO होता है। क्लियर ना? तो देखिए जहाँ भी नॉन आएगा क्या आएगा फ्रेंड्स? नॉन। तो देखिए आप लोग कीटोन आ रहा है, ब्यूटेनॉन में क्या आता है? कीटोन। तो इसका राइट आंसर होगा कीटोन। क्या होगा? कीटोन हो गया। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। और कीटोन का जो हम लोग सूत्र लिखते हैं किसी भी प्रक्रियात्मक समूह के लिए तो CnH2nO लिखते हैं। क्लियर है, और इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तत्व उपधातु नहीं है? यानी 26 क्वेश्चन में चल रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान देंगे आप लोग। मैं देखिए क्वेश्चन को अंडरलाइन अप कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए क्वेश्चन की ओर मैं मूव ऑन करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, कौन सी तत्व उपधातु नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए उपधातु किसे कहते हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो फ्रेंड्स इधर देखे होंगे, इधर धातु रहता है, यानी कि बायां साइड क्या होता है? धातु, और दायां साइड क्या होता है? अधातु होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स एक बीच में आप लोग पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखते होंगे ना तो देखते होंगे बीच टाइप में इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाता है, जहाँ पे फ्रेंड्स उसमें सबसे पहले ऊपर जो होता है, यानी सबसे ऊपर होता है बोरॉन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम होता है, आर्सेनिक होता है, पोलोनियम होता है और एंटीमनी होता है। क्लियर है? तो ये सब यानी कि जो धातु को अधातु से जो अलग करता है उसे बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे आप लोग। यानी कि वैसे तत्व जो धातु को धातु से अलग करता है उसे बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। और इसकी कुल संख्या कितना है? ये 7 है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है इसमें कौन उपधातु नहीं है। तो देखिए बोरॉन पहला उपधातु है, सिलिकॉन भी होता है धातु, जर्मेनियम भी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है। क्या फ्रेंड्स? एक अधातु, ना कि उपधातु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और उपधातु की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट्स लोग जो हमारे डेली देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग लिखेंगे उपधातु जो होता है कितने वर्ग और कितना आवर्त से समाप्त होती है। क्लियर है? स्टार्ट और अंत होती है। नेक्स्ट, पौधे में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले फ्रेंड स्थानांतरण, पौधे में जो स्थानांतरण होता है उसे बोलते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है, तो पौधे में जो परिवहन तंत्र होता है उसे बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो इसमें होते हैं फ्लोएम के द्वारा, देखिए फ्लोएम के द्वारा होते हैं भोजन का स्थानांतरण। ठीक है, और जाइलम के द्वारा होता है जल से जल को और खनिज लवण को ही स्थानांतरण करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? भोजन का स्थानांतरण करते हैं। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संवहन उत्तक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है, संवहन उत्तक कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखिए जाइलम में कुल 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम के कितना भाग होते हैं? 4 होता है। फ्लोएम के कुल होते हैं 5 भाग होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो फ्रेंड्स वृक्क जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? किडनी। तो किडनी का जो संबंध होता है वह उत्सर्जन तंत्र से होता है। किससे होता है? ये उत्सर्जन तंत्र से होता है। क्लियर है? अब उत्सर्जन तंत्र वैसे यानी कि उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र यानी होता है शरीर के बहुत सारे अंग होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर वे सारे हमारे शरीर का अंग आते हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक अपचयी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे वृक्क हो गया, त्वचा हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हो गया तो उत्सर्जन था। वृक्क की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वृक्क में कौन सा आप लोग का हार्मोन्स होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि होता है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स मछली के हृदय में देखिए सबसे पहले मछली जो होती है उसमें कोष्ठों की संख्या इस टाइप से होती है। देखिए तो मछली के हृदय में कुल कोष्ठक की जो संख्या होता है फ्रेंड देखिए इस टाइप से रहती है और वह 2 भाग में बटा होता है। तो सिंपल वे में याद रखेंगे ना, इसे वह 2 होती है। कितना होता है?
मिस्टर सागर गलत नहीं, हाँ। तो फ्रेंड्स याद रखें, मछली में जो कोष्ठक की संख्या होता है वह 2 होती है। एक अलिंद होती है और एक निलय होती है। याद रखें, ऊपर वाला को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाला पार्ट्स को बोलते हैं निलय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक सॉरी 2 होती है। कितना होता है फ्रेंड्स? 2 होती है, ठीक है। एक अलिंद और एक निलय होती है। और मानव में जो होती है वह 4 होती है, 2 अलिंद और 2 निलय। और मेढक में कुल होती है 3, यानी 2 अलिंद और 1 निलय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं। ब्रायोफिल्म सॉरी नेक्स्ट, हाँ सॉरी, ठीक है ना। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो फ्रेंड्स शरीर का समन्वय केंद्र जो होता है हमारा, वो मस्तिष्क होता है। क्या होता है? ये मस्तिष्क होता है। यानी कि हमारा शरीर का जो समन्वय एवं नियंत्रण जो भाग होता है वह मस्तिष्क होता है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफिल्म किस कायिक भाग द्वारा जनन करता है? तो फ्रेंड्स ब्रायोफिल्म जो होता है ना वह पत्ती से करता है। किससे करता है फ्रेंड्स? पत्ती से करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कौन सा जनन तंत्र बोल रहा है मादा के लिए। तो मादा जनन तंत्र में देखिए अंडाशय होता है, अंडाशय ही से आपका अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर है? गर्भाशय होता है, गर्भाशय में क्या होता है? बच्चे का पालन पोषण के साथ साथ निर्माण होता है। क्लियर है? और शुक्रवाही फ्रेंड्स शुक्राणु के रास्ता ले जाने का होता है, जो कि आपका ये नर्म होता है। किसमें होता है? ये नर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। और डिम वाहिनी को फाइलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। मैं सभी क्वेश्चन ऑप्शन को डील कर दिया हूँ, जो काफ़ी आप लोग के लिए उपयोगफुल हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बढ़ता हूँ। अनुवांशिकता का आधार क्या है? तो देखिए सबसे पहले अनुवांशिकता का जो आधार होता है वह डीएनए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डीएनए होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो अनुवांशिकता का आधार जो होता है वह डीएनए होता है। क्लियर है? अब अनुवांशिकता का पिता जो बोलते हैं जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? जॉन मेंडल को कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का जो देखिए स्ट्रक्चर स्टेप्स होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स कुल 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक होता है प्यूरिन, होता है एक पिराडीन होता है। ठीक है। तो प्यूरिन में फ्रेंड्स याद रखेंगे, देखिए प्यूरिन में एटीसीजी, प्यूरिन में जो होता है वह 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक होता है एडेमिन, एक होता है ग्वानिन होता है। यह प्यूरिन में होते हैं। और सी और साइटोसिन और थाइमिन जो होता है वह पिराडीन में होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं साइटोसिन और थायरिमिन होता है। ठीक है, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस एटीपी का भी फुल फॉर्म फ्रेंड्स आ सकता है पेपर में। तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ड्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की युग्म कितनी होती है? तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कुल होती है 23 होती है। कितना होती है फ्रेंड्स? 23 होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो 23 होती है फ्रेंड्स, जिसमें से गुणसूत्रों को 2 भाग में बांटते हैं। तो 22 गुणसूत्र जो होती है वह समान होती है। क्लियर है? 22 गुणसूत्र मेल और फीमेल में दोनों क्या होता है? एक्स होता है। देखिए मेल और फीमेल में दोनों 22 गुणसूत्र होते हैं, समान होती है। लेकिन देखिए मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग के लिए, जो काफ़ी देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स 1 से लेकर 23 तक होता है। याद रखें 1 से लेकर 22 तक मेल और फीमेल में दोनों गुणसूत्र जो होता है वह एक्स होता है। क्या होता है? 1 से लेकर 22 तक क्या होता है? एक्स होता है, जिसे बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वह मेल में वह एक्स वाई होता है, और फीमेल में होता है एक्स होता है। क्या होता है? ये एक्स होता है। और यही फ्रेंड्स आपका लिंग निर्धारण का कार्य करता है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो एक्स वाई होता है आपका नर में, यानी कि नर में हो गया, और मादा में क्या होता है? एक्स होता है। क्लियर है? तो मनुष्य में गुणसूत्र कुल कितने युग्म होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है, जिसमें 22 होता है समसूत्री होता है। क्लियर है? और एक जो होता है वह अर्धसूत्री होता है, जिसे बोलते हैं 23वां जोड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट। पारितंत्र के अजैविक घटक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पारितंत्र का होता है चारों तरफ का इन्वायरमेंट, यानी कि जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं, उसे बोलते हैं पारितंत्र। क्लियर है? अब देखिए पारितंत्र का जैविक घटक है अजैविक। तो जैविक घटक के अंतर्गत वो चीज़ देखिए, जैविक का देखिए सबसे पहले समझिए आप लोग, जैविक का अर्थ होता है जिसके अंदर जीवन होता है। क्लियर? उसे बोलते हैं जैविक घटक। और अजैविक का अर्थ होता है फ्रेंड जिसमें जीवन नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो तापमान में जीवन नहीं होता, वर्षा में भी नहीं होता, मिट्टी में भी नहीं होता, लेकिन ये हमें जीवन देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं? CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? और ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है फ्रेंड्स? समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है? अब आज
आज यानी कि इसे रुकने के लिए, इससे हम लोग को बचाव के लिए ना CFC के यहाँ पे ना HCFC का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स आज नए टेक्नोलॉजी यानी कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन दिवस 16 सितंबर को भी मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को पहली बार ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वैश्विक उत्तरदायी गैस होती है वह CO2 होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? CO2 होती है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले वैश्विक उष्णन, यानी कि अगर आप लोग को सिंपल वे में बताना चाहता हूँ, तापमान का बढ़ना, यानी कि वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके लिए मेन उत्तरदायी गैस क्या होता है? CO2 होता है। क्लियर है। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मीथेन होता है, CH4 होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो फेमस चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल गांव से हुआ था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ये मेरा पूरा डिस्कशन? 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ तो और भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस और इंग्लिश का, सभी का। तो हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप कहीं भी हैं हमारे ज्ञान से जुड़े रहिए। आप लोग को मैं पूरे विश्वास से बताता हूँ क्लास 10th में नहीं प्रॉब्लम होगा, पूरे अच्छा करके आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।